साहित्य निधि में सुनिए सेवाराम यात्री जी की लिखी हुई कहानी अर्थ कामना। सेवाराम यात्री एक लेखक, कथाकार, व्यंग्यकार और उपन्यासकार थे। प्रस्तुत है उनकी कहानी अर्थ कामना। दरवाज़ा भीतर से बंद नहीं था, शायद यूं ही उड़का दिया गया था। मैं दरवाजे को धकियाता हुआ अंदर घुसा तो अंधेरे की वजह से पहले कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ा। सीलिंग फैन फड़ फड़ करता हुआ पूरी रफ्तार पर घूम रहा था। शायद रेगुलेटर की गड़बड़ी के कारण पंखे की गति नियंत्रित नहीं थी। दीवारों पर टंगे कपड़े और कैलेंडर भी फरफरा रहे थे। कुल मिलाकर पूरे कमरे में अंधड़ जैसी हालत थी। मुझे देखकर निहाल चंद जी बिस्तर पर उठकर बैठ गए। कोने में पड़ी हुई कुर्सी खींचकर मैं उनकी चारपाई के निकट बैठ गया। मेरे नज़दीक पहुंचते ही वो मेरा घुटना पकड़ कर रोने लगे। मैं इस आकस्मिक रुदन से घबरा उठा। पता नहीं इस बीच क्या कुछ घट गया हो। यूँ मैं 20-22 दिन पहले ही तो उनसे मिलकर गया ही था, लेकिन कुछ भी घटित होने के लिए वक्त का कोई मतलब भी नहीं है। वे एक उम्र दराज आदमी थे। जिंदगी का लंबा सफ़र तय करते हुए न जाने क्या क्या होनी अनहोनी झेल चुके थे। मामूली हादसे पर तो अधीर होकर रो भी नहीं सकते थे। फिर मैंने उन्हें ऐसे हलकान होते शायद ही कभी देखा हो। मैंने उन्हें गौर से देखा। देखने पर वो असाध्य रोगी भी नहीं लगे। हाँ, उनके एक पैर में पट्टी जरूर बंधी हुई थी। मुझे ये बात पहले से मालूम भी थी कि उनके पैर में छाजन है और उससे लगातार पानी रिसता रहता है। उन्हें दिलासा देने के लिए एकाएक मुझे उपयुक्त शब्द भी नहीं सूझे। 2-3 मिनट तक बेजार होकर रोने के बाद निहाल चंद जी ने अपने गालों पर बहते आंसू पोंछ लिए और घर घर करती बलगमी आवाज़ में बोले, तुसी कैसे हो पुत्र, इस दफ़ा बहुत देर कर दी। उनकी इस उत्सुकता का शायद गहरा अर्थ रहा हो, लेकिन मैंने उनके वाक्य में निहित संभावना को काटने की भरपूर कोशिश की। माता जी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, कहीं बाहर हैं क्या? आती होगी, बस बाजार तक गई है सौदा सुलभ खरीदने। अपनी सूचना समाप्त करके वो एकदम चुप होकर बैठ गए। उन्हें उम्मीद थी कि मैं उनके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। उनका बेटा, जो कभी मेरा सहपाठी था, दूर प्रदेश में रहता था। पिछले कई वर्षों से घर नहीं आया। वो वहाँ रहकर भी बाकायदा कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं करता। अल्लटप और मस्त तबीयत आदमी है। जी हुआ तो कुछ काम धाम कर लिया, वरना वक्त फोड़ते हुए यहाँ वहाँ मटर गश्ती की। वो अजीब सनकी स्वभाव का आदमी है। यही नहीं, अपने परिवार में रहने की व्यवस्था थी, रहा और बाद में सबसे पल्ला छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। उसने कभी माँ बाप को एक दूसरे के प्रति सही ढंग से सह अस्तित्व निभाते नहीं देखा था। रोज रोज की मारपीट, कलह और फजीहत ने उसे इतनी दूर उठाकर फेंक दिया कि अब वो इधर आने का नाम भी नहीं लेता। इन दोनों प्राणियों से 1000-1500 मील दूर बैठकर भी वो वस्तु स्थिति की कटुताओं को भूला नहीं है। माता पिता की पारंपरिक नासमझी को किसी ममत्व की भावना में लपेटना उसके लिए आज भी संभव नहीं है। वो कभी कभी बहुत संयत तथा नियंत्रण से लिखे गए पत्र मेरे नाम भेजता है, लेकिन ये भी आवश्यक नहीं कि अपने माता पिता के संबंध में हमेशा और हर पत्र में कोई जानकारी चाहे। हाँ, साल में इतना ज़रूर करता है कि पत्रों के साथ 200-400 के ड्राफ्ट मेरे नाम लिख देता है और विनोद की शैली में ये ताकीद करना भी नहीं भूलता कि दोनों को अलग अलग वक्त पर जाकर इस कौशल के साथ पैसा देना कि वे ये ना भाप पाएँ कि तुमने एक के अलावा दूसरे को भी दिया है। मुझे अत्यंत अनासक्त भाव से एक काम करना पड़ता है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि किसी राशि में से आपको एक भी पैसा न मिलने वाला हो और उसे 2 शंकालु वृत्ति के आदमियों के बीच में बांटने के लिए गुप्त दान वाला धैर्य साधना पड़े तो कितने संयम की दरकार होती है। ये भी एक विचित्र संयोग है कि मैं जितनी दफ़ा उनके पास गया हूँ, कभी भी दोनों मुझे एक साथ नहीं मिले और अब दोनों की हालत ये हो गई है कि मुझे देखते ही चौकन्ने होकर प्रत्याशाओं में डूब जाते हैं। मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि महज बुद्धि और जीवन के लंबे अनुभवों से दोनों ये जान गए हैं कि मैं दोनों को अलग अलग रुपए देता हूँ। लगता है इस आकस्मिक राहत वाली संभावना को लेकर दोनों के बीच एक मूक समझौता हो चुका है। शुरू शुरू में
अपने मित्र द्वारा भेजी हुई इस धनराशि को लेकर मुझे बहुत सात्विक ढंग से प्रसन्नता होती थी। मैं सोचता था कि मैं दो लोगों को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान करके न केवल अपना फर्ज निभा रहा हूँ, बल्कि आगे के लिए पुण्य अर्जन भी कर रहा हूँ। मुझे अपने माता पिता को इस तरह रुपये देने की सुविधा कभी नहीं मिली। उनका रोमांचित करने वाला आशीर्वाद भी कभी नहीं मिला। इन दो बुजुर्गों की दुआएं मुझे वर्षों तक काफ़ी उत्साहित करती रहीं, लेकिन बाद में जाकर मेरा उत्साह ठंडा पड़ने लगा। जब कभी उसका ड्राफ्ट मेरे नाम आता तो मैं स्वयं बहुत तंगी में होता हूँ। सोचने लगता हूँ, लाओ इस बार कुछ अपना ही भला कर लो, वो कौन पूछने आ रहा है। मगर इस गर्हित मानसिकता को जोर जबरदस्ती ठेलता रहता हूँ। आदमी को इतने नीचे नहीं जाना चाहिए। निहाल चंद जी एक कपड़े की कोठी में बहुत सालों से मुनीम हैं और कम से कम 300 रुपये महीना तनख्वाह पाते हैं। मुझे ये भी पता चल गया है कि बुढ़िया को घर चलाने तक का खर्च बगैर हाय तौबा किए नहीं देते, बल्कि लखपति होने की लालसा में अपनी पगार अधिकांश सट्टे में लगा देते हैं। उन दोनों में इसी प्रश्न को लेकर अक्सर खाओ खाओ मची रहती है। मैं जब तक रुपया देने उनके पास जाता अवश्य हूँ, अगर अब दोनों मुझे जोंक जैसे लगते हैं और 27-28 वर्ष के परदेश में बैठे युवक का खून पीते रहते हैं। उन अनिश्चित स्थितियों में भटकते जूझते युवक के वर्तमान से जब ये रुपया छीनकर इस कस्बे में आता है तो मुझे क्रोध आने लगता है। ये ठीक है कि उन दोनों ने उसे पैदा किया है, उसका पालन पोषण भी किसी सीमा तक किया है, मगर ये कहाँ का न्याय है कि आपस में मिलकर शांति से रह भी नहीं सकते। इन दोनों की स्थितियों से ऊब कर पहले वो परदेशी बना था और इतने सालों में तो पूर्णतः निर्वासित हो चुका है। उस अंधेरे कमरे में मैं निहाल चंद जी की कराहें सुनता बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझसे अब तक एक वाक्य के अलावा और कुछ भी नहीं कहा था, पर उनकी धड़कनों से फूटती उम्मीदें मुझे अपने आसपास मंडराती लग रही थीं। मुझे अपने मित्र का पत्र कल ही मिला था और उसकी पंक्तियां याद आ रही थीं। उन दोनों के बारे में लिखना। मैं तुम्हारे नाम एक चेक या ड्राफ्ट भेजने की जल्दी ही कोशिश करूँगा। मित्र का पत्र पाए बगैर अपनी मंशा से उन दोनों के पास जाना मेरे लिए बहुत ही कम संभव हो पाता था। उनकी आंखों में मुझे देखकर जो आह्लाद जगता था वो निश्चय ही मेरे प्रति नहीं होता था। उनकी आंखों में चमक पैदा करने वाला तो वो रुपया होता था, जिसे उन तक ले जाने वाला मैं मात्र माध्यम था। दुखों और उम्र की ऊब से जूझती आंखों में निराशा का अतिरिक्त भाव जगाना मुझे जघन्य कृत्य लगता था, और साथ ही ये भी विडंबना थी कि बिना मित्र की ओर से कुछ रुपया पाए मैं सिर्फ एक असमर्थ माध्यम भर था। मैंने निहाल चंद जी का चेहरा देखा। अब तक मेरी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो चुकी थीं। कई दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी सफ़ेद कांटों जैसी लग रही थी। वो अपने गालों को बेचैनी से रगड़ रहे थे। मेरी दृष्टि अपनी ओर देखकर गला खड़काते हुए बोले, किशन का खत आया कोई? मैंने बहुत सतर्कता से उत्तर दिया, कहाँ? उसका तो पिछले 3 महीने से पता ही नहीं चल रहा है। मैं स्टेशन से लौट रहा था तो सोचा आपसे भी मालूम करता चलूँ। कुछ पल ठहर कर मैंने अपने झूठ में विश्वास पैदा करने की कोशिश की। इस बार तो किशन ने हद ही कर दी। महीने 2 महीने में पहले कुछ ना कुछ लिखता ही रहता था, लेकिन भले आदमी ने 3 महीने निकल जाने पर भी कार्ड तक नहीं लिखा। अपनी बात समाप्त करके उनका चेहरा देखना मेरे लिए कठिन यंत्रणा से गुजरने के समान था। उनकी लंबी आह जैसी सांस से मैंने अनुमान लगाया कि पिछले आधे घंटे से उन्होंने जिस निश्चित प्राप्ति की उम्मीद बांधी थी वो इस लंबी सांस के साथ दम तोड़ गई। निहाल चंद जी ने डूबती आवाज़ में कहा, अरे पुत्र, तुझे भी नहीं लिखा तो हमें कौन सा प्रेम पत्र भेजने वाला है वो मानस? मैंने उस टूटी और घायल उम्मीद को फिर से खड़ा करने के लिए कुछ ऐसे वाक्य बोलने के संबंध में सोचना चाहा जिनसे निहाल चंद जी अपने बेटे के प्रति भावुक हो उठें और अर्थ कामना से विरक्त होकर बेटे के बारे में कुछ बोलने और बतलाने लगें। मैं चाहता था कि वो बेटे की अनजानी परिस्थितियों पर भी बातें करें, उसकी कठिनाइयों को समझें, उसकी शादी के बारे में बातें करें या फिर उसे बुलाने के लिए कहें। मैं आशा लगाए बैठा था कि उन्हें किशन की बहुत याद आती होगी, उसकी अनुपस्थिति इस बढ़ती उम्र में बहुत सालती होगी। शायद वो गम से लवरेज कंठ से कांपते शब्दों में कुछ कहेंगे, मगर मेरी आशा के अनुरूप वैसा कुछ भी नहीं हुआ, या हो सकता है वो उनके भीतर ही घट रहा हो।
मैं भी उनमें भावुकता जागृत करने वाले वाक्य बोलने में असमर्थ रहा। निहाल चंद जी तकिए पर पीठ लगाकर अधलेटे हो गए। माता जी अभी तक नहीं लौटी थीं। बातचीत का कोई मुद्दा न देखकर मैंने उठने की सोची। मुझे चलने को तत्पर देखकर वो एकाएक सहज हो उठे और व्यस्तता से बोले, पुत्र, 2-4 मिनटों में अब सुमित्रा आती ही होगी, उससे मिल के जाना। सुमित्रा कई दिन से बहुत उदास है। किशन की महीने 2 महीने खबर नहीं मिलती तो मुझे भेजने की जिद करने लग पड़ी है। फिर मुझे समझाने के अंदाज पर उन्होंने बातें शुरू कर दी। तुम तो पुत्र जानते हो अब हमारा यहाँ क्या पड़ा है, ले दे के एक किशन। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, शायद उनका कंठ भर आया। चलूं या अभी माता जी की और प्रतीक्षा करूं? इसी मनस्थिति में डांवाडोल हो ही रहा था कि तभी मेरे मित्र की माता जी हाथ में झोला लटकाए कमरे में आ गईं। उनके लू के थपेड़ों से झुलसे हुए चेहरे पर मुझे देखते ही उल्लास उमड़ आया। मुझे अपने मन की हीनता पर अफसोस हुआ कि मैंने उनके चेहरे के उस सहज उत्साह को भी किसी आशा प्रत्याशा में बंधा हुआ ख्याल किया। गोया मेरी नज़र में माँ की व्याकुलता से झरता हुआ अजस्र स्नेह भी किसी भौतिक उपलब्धि से संबद्ध है। किशन की माँ के चेहरे पर झुर्रियों का सघन जाल और भी जटिल हो गया था और आंखों की ज्योति और भी तेजी से बुझ रही थी। उसने झोले को मेज पर टिकाते हुए उत्सुकता से पूछा, पुत्र, किशन का कोई खत आया तेरे बल? कैसा है वो? वे बिना रुके एक सांस में बोलती जा रही थीं। मैं तो तेरे पिताजी से इतनी बार कहती हूँ, बम्बई तक जाने में ऐसा क्या पड़ा है? दुकान से छुट्टियाँ लेकर भी तो घर में पड़े पड़े काट देते हैं। किशन का सुख दुख देखाओगे तो ऐसा क्या गजब हो जाएगा? बड़े शहरों में दंगे फसाद भी तो होते रहते हैं। पड़ोस की सरदारनी। किशन की माँ की बात निहाल चंद जी ने पूरी नहीं होने दी। हवा में हाथ लहराकर खिन्नता और किंचित रोष में बोले, ये पागल न कुछ जानती है न समझती है। भला बॉम्बे यहीं धरा है, एक तो अनजान जगह, फिर उसका भी कुछ ठौर पता नहीं, मिले या ना मिले। रुपये 250-300 अलग फेंकने को चाहिए। किसी को मिलने जुलने का टेम हो, कहीं नौकरी चाकरी हो तो आदमी जाके अपना सिर फोड़े। हवा को मुट्ठी में बंद करने को कहती है। बस इनकी तो घर बैठी जुबान हिलती है। वो बेहद उत्तेजित हो उठे थे। मैंने उनकी बात सुनकर स्वीकार की मुद्रा में गर्दन हिला दी। किशन की माँ बाजार से फल लेकर आई थीं। उनमें से 1-2 शायद मेरे लिए काट रही थीं। मैंने सोचा कि उन्हें रोकूं, मगर फिर ये सोचकर चुप हो गया कि कहीं वो निहाल चंद जी के लिए ना काट रही हों। माता जी ने 2 सेब काट कर मेरे और निहाल चंद जी के बीच चारपाई पर तश्तरी में रख दिए। निहाल चंद जी के आग्रह पर मैंने एक टुकड़ा उठा तो लिया, मगर उसमें बीजों को थूकने के लिए मुझे 2 बार नाली पर जाना पड़ा। मैंने दूसरा टुकड़ा उठाने से बचना चाहा, पर वो आग्रहपूर्वक बोले, नहीं बेटा, ये तो तुम्हें खाने ही पड़ेंगे। तुम आ जाते हो तो किशन ही मिल जाता है। उनके इस वाक्य के पीछे न जाने कितनी कांपती कामनाएं थीं, जिन्हें झेल जाना या दरगुजर कर जाना एक जैसे कठिन काम था। मैंने उठते हुए कहा, मैं किशन को आज ही खत लिखकर मालूम करता हूँ कि मामला क्या है। उसका जवाब आते ही आपको खबर करूँगा। किशन की माँ मुझे छोड़ने के लिए बाहर तक निकल आईं और दरवाज़ा उड़काकर गली में खड़ी हो गईं और मेरी बातें सुनने का अवसर उन्हें महज कुछ मिनटों के लिए ही मिला था। शायद संक्षेप में वो किशन के समाचार उसे अलग से जान लेना चाहती थीं। गली में खड़ी होकर वो मुझे अत्यंत कातर दृष्टि से देखने लगी। मेरी तीव्र इच्छा हुई कि मैं उन्हें बतला दूं कि किशन का खत अभी मुझे कल ही मिला है। उसमें उसने जल्दी ही कुछ पैसा भेजने की बात भी लिखी है और ये बतला देने में मुझे कोई हर्ज भी नहीं दिखलाई पड़ा। परंतु मैंने हठपूर्वक अपनी इच्छा पर काबू पाया। मैं उन लोगों को मात्र बेटे की सूचनाएं नहीं देता था। उन सूचनाओं के संदर्भ ऐसी वस्तु से जुड़े थे जिससे उनकी आंखों में खास किस्म की आशावादिता उभर उठती थी। किशन की माँ की करुणा सिक्त आंखें देखने से मुझे डर लगने लगा। ऐसी आंखें किसी को भी बेह देती हैं और स्थितियां हैं कि हमेशा अपने ढंग से शहजोर होकर शर्तों का जुआ खेलती हैं। कोई उनके लिए तैयार हो चाहे ना हो। अपनी बात संक्षेप में कहकर मैंने आगे बढ़ने की सोची। धूप अभी भी काटने वाली थी। किशन की माँ ने मुझे फिर कभी जल्दी ही आने के लिए कहा। अभी मैं आगे बढ़ा भी नहीं था कि निहाल चंद जी की कांपती आवाज़ में एक चीख सी सुनाई पड़ी, सुमित्रा, ओ सुमित्रा, तुसी कित्थे हो, मुझे पानी तो दे दो। उनकी इस आवाज़ ने मुझे चौंका दिया।
उस ध्वनि से मुझे लगा कि उन्हें यह जानने की ज़बरदस्त उत्सुकता है कि वो बाहर गली में खड़ी होकर मुझसे क्या बातें कर रही है। संभवतः उनके मन में कहीं ये शंका सिर उठा रही थी कि मैं गुपचुप किशन की माँ को कुछ दे रहा हूँ। किशन की माँ निहाल चंद जी के अधैर्य पर झुंझलाकर बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई थी। उसकी चिड़चिड़ाहट से अनुपलब्धि का क्षोभ फूट रहा था। शायद इस समय दोनों संशयग्रस्त थे कि मैंने उन दोनों को अलग अलग कुछ जरूर दिया है। अभी आप सुन रहे थे सेवाराम यात्री जी की लिखी हुई कहानी अर्थ कामना।